गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए एनसीईआरटी सार बैच की क्लास लेकर। और आज एनसीईआरटी सार बैच में टेस्ट होना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट है। 20 क्वेश्चन रखा हुआ है। 1 घंटे के अंदर इसे डिस्कस करेंगे और उसी तरह से करेंगे जैसे पोल लगा करके किया जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग तैयार होंगे और ध्यान से प्रश्न को बनाएंगे। अगर हड़बड़ाहट में बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं और फिर आप एक बात मैंने गौर किया है कि बच्चे के पास थोड़ा कंटेंट की कमी हो जाती है। इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि आप उस लेवल तक नहीं कभी कभी पहुंच पाते हैं जैसा कि मैं अपेक्षा रखता था। वैसे तो मैं सीधा लेक्चर दे करके चला जाता, नियम यही है और संसार में इसी तरह से कोचिंग भी चलती है। मैंने लगभग फिर भी उसके बावजूद लिख करके पढ़ाया ताकि लिखने के साथ आप भी नोट्स बनाएंगे और शब्द आपको धीरे धीरे समझ में आते चले जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा भी किया है और जो बच्चे नहीं अच्छा कर रहे हैं वो और प्रयास करेंगे। यह बातें मुझे तब पता चलती है जब मैं आपके कॉपी को चेक करता हूँ और कॉपी पर कुछ भी वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है जो कि क्लास में बताया जाता है। या तो क्लास करते नहीं हैं, पीडीएफ के सहारे चल रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। क्लास की अपनी महत्ता होती है, नहीं तो फिर क्लास देने के बजाय तो मुझे तो काफ़ी आराम होता कि मैं पीडीएफ बना करके और बढ़िया रंगीन पीडीएफ बना करके दे देता, तो फिर और आपके लिए अच्छा हो जाता। लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को ध्यान से उत्तर देंगे। प्रश्न आसान ही है, बहुत भारी प्रश्न तो मैं वैसे भी नहीं बनाता। प्रश्न सारे आसान हैं, लेकिन अब आपको कितना उसको भारी बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन डालने की शुरुआत करूं उससे पहले बस आपका मैं चैट देख रहा हूं कि छवि गिरी तैयार है टेस्ट देने के लिए। और यहाँ पर मैं भी तैयार हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने के लिए। जानते ही हैं कि क्लास तो देरी से शुरू होती नहीं है, तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ेंगे। मैं थोड़ा दो चार बच्चों का वेट कर रहा हूँ कि बस क्लास की शुरुआत करूँ, लेकिन समय नहीं होता है। 1 घंटे के अंदर ही ये पूरा का पूरा सेशन हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या पहला क्वेश्चन है। ध्यान से उत्तर देंगे, पहले क्वेश्चन को लेंगे। और पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत ध्यान से उत्तर देंगे नहीं तो आप गलत कर देंगे, कि आईन ए अकबरी में किन विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। दरबार, प्रशासन और राजस्व का स्रोत, आ, इस्लाम के उद्भव में अकबर की भूमिका, प्रांतों का भूगोल, या यहाँ कह सकते हैं जैसे दरबार है, प्रशासन है और राजत्व भी कर सकते हैं। राजस्व के जगह पर राजत्व भी कर दीजिए। अगर मैंने, वैसे तो वो भी ठीक था, लेकिन मैंने और भी आसान बनाने के लिए ऐसा विकल्प दे दिया है कि ताकि आसानी से आप इसको ढूंढ पाए कि आईन अकबरी में किन विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। दरबार है, प्रशासन है, राजत्व का स्रोत है, इस्लाम के उद्भव में अकबर की भूमिका और प्रांतों का भूगोल। केवल 1, 2 तथा 3, केवल 1 तथा 3, 1, 2 तथा 3। क्या सही होगा विकल्प? मैं देखता हूं आपको पोल लगा करके। आप एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। किसी बच्चे के पास लेट से जाता है, किसी बच्चे के पास शिखा यादव, ये इन्फॉर्मेशन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, उसमें हर जगह क्या मौसम अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे जो विकल्प आपका हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि शायद पहला ही विकल्प आप लोग गलत देने वाले हैं, क्योंकि आपने एक प्रिडिक्ट कर लिया आपने। धर्मेंद्र कुमार मंदाकिनी दुबे, मैंने कहा कि आपने प्रिडिक्ट कर लिया। ये जानकारी के आधार पर आंसर आपका नहीं है, ये प्रिडिक्शन के आधार पर है। प्रिडिक्ट आपने कर लिया कि ये आंसर हो सकता है, इस वजह से आप गलत कर रहे हैं। तो आंसर जो हो जाएगा केवल 14% बच्चों का ही सही हो रहा है। केवल 14%, 10% बच्चों का ही सही है। वही मैंने कहा ना कि आपने प्रोडिक्ट कर लिया। जो बातें समझनी चाहिए उसको आपने समझा ही नहीं कि इस्लाम एक धर्म है, उसके उद्भव में अकबर की भूमिका कैसे हो सकती है। इस्लाम को पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा व्याख्यायित किया गया है, वहाँ अकबर, क्या इस्लाम के उद्भव में अकबर की भूमिका, मतलब कुछ तो तर्क लगाना पड़ेगा ना। मैंने हर संभव प्रयास किया कि ऐसा विकल्प बनाऊं को निश्चित रूप से गलत लगे। जब बात ये हो गई है कि इस्लाम के उद्भव में पैगंबर मोहम्मद साहब की भूमिका है, तो इसमें अकबर की भूमिका कहाँ से तय हो जाएगी।
आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि ऐसा हो सकता है कि अकबर मुसलमान है और ये भी होगा। तो इसका परिणाम आपने देखा। मैंने पहले भी कहा है कि जब तक जानकारी इस्टेब्लिश नहीं होगी, प्रिडिक्शन का खेल ये नहीं है। प्रिडिक्ट करेंगे गलत ही करेंगे, जब भी प्रिडिक्ट करेंगे गलत करेंगे। यह जानकारी का है, समझदारी का है। यह जानकारी भी नहीं, समझदारी है। इस्लाम के उद्भव में अकबर की भूमिका गलत है और प्रांतों का भूगोल है, यानी बहुत सारे जो प्रांतीय सूचना हमें मिली है कि कौन सा प्रांत कहाँ पर है, जिसके बारे में हमने लिखा हुआ था कि अकबर के शासनकाल में 12 प्रांत थे, फिर बढ़ करके 15 प्रांत हो गए। ये सारी सूचना कहाँ से मिलती है? तो आईने अकबरी से मिलती है। अगर इसको आप गलत भी कर देते, जिन बच्चों ने ए दिया कि जैसे ओनली वन, वह तो फिर भी ठीक है। जिन्होंने बी के साथ आंसर दिया, जिन्होंने डी आंसर दिया, उन्होंने एक तरह से क्या कर दिया? अपराध ही कर दिया। एक अपराध का मतलब, मेरे कोसने का मतलब यह है कि आपने बहुत बुरी व्याख्या की। एक बुरी व्याख्या है, एक बहुत बुरी व्याख्या है। तो बुरी व्याख्या की आपने कि इस्लाम के उद्भव में अकबर की भूमिका का कोई सवाल यहाँ कैसे उत्पन्न होगा? इस्लाम के उद्भव में अकबर की भूमिका हो भी नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि मुगल काल में निम्नलिखित में से किस बगीचे का निर्माण ना तो कश्मीर में हुआ है और ना ही आगरा में हुआ है? यह तो आप बना पाएंगे। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस बगीचे का निर्माण ना तो कश्मीर में हुआ है और ना ही आगरा में हुआ है? आराम बाग है, शालीमार बाग है, पिंजौर बाग है, निशांत बाग है। इनमें से किस बगीचे का निर्माण कहाँ पर नहीं हुआ है? ना तो कश्मीर में हुआ है और ना ही आपका आगरा में हुआ है। आगरा में हुआ है, ना तो कश्मीर में हुआ है और ना ही आगरा में हुआ है। और यह भी आपका आंसर सही होना चाहिए। देखिए, आंसर सही है या गलत वो नहीं है, बात है कि हम कैसे सोचते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। जो हमारी सोच है ना, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में होना चाहिए। और इतना तो हमने व्याख्या कर ही दिया है आपको कि आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर आपके लिए आंसर लगा दिया गया है। आंसर आपके लिए होगा, ध्यान से उत्तर देंगे। मुझे लगता है कि आसानी से इसको सभी बच्चे उत्तर दे सकते हैं और मैं अपेक्षा रखूंगा कि यहाँ पर अच्छा खासा आंसर आएगा। और जैसे कुछ बच्चे 25% बच्चे, तो इसका मतलब है कि हम नहीं रिवाइज करते हैं। जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि वो रिवीजन नहीं करते, चाहे जिस भी कारण से रहा हो, मुझे नहीं पता। देखो, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, जो जहाँ था मामला वहीं रह जाएगा, किताबों की बातें किताबों में रह जाएगी। रिवीजन, जब भी टेस्ट देने आते हैं तो रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। और लगातार टेस्ट आप दे रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रश्न बनाने का तरीका क्या होता है या प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन बच्चे 21% शालीमार बाग को मान रहे हैं, जो कि गलत होगा। शालीमार बाग हमारा कहाँ है? बहुत जगह है, लेकिन शालीमार बाग किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया था, और यह था आपका कश्मीर में। पूछा जा रहा था कौन सा बाग कश्मीर में भी नहीं है, आगरा में भी नहीं है। तो इनमें से कुछ बच्चे, कम से कम 47% बच्चों ने गलत ही उत्तर दिया है, क्योंकि 53% ही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3। अब हल्के हल्के क्वेश्चन भारी होंगे, गलत होंगे, तो ये सब क्वेश्चन तो और भी गलत होने चाहिए। 17वीं शताब्दी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कौन सी फसल भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची थी? 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कौन सी फसल भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची थी? मक्का, आलू, टमाटर, मिर्च, कपास, गन्ना। कौन सी फसल आई थी? जो फसल यहाँ से है पहले से, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। केवल 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 तथा 3, 1, 2 तथा 3। कौन सी फसल विश्व के अलग अलग हिस्सों से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची थी? मक्का और आलू, टमाटर और मिर्च, कपास और गन्ना। क्या सही हो जाएगा? कुछ तो यहाँ पर पहले से रहा होगा, ऐसा अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कुछ यहाँ पर पहले से रहा होगा। तो यहाँ जो आंसर हमारा हो जाएगा अंशुकंटल, अंशुकुंटल, या जो भी लिखा है। आप गूगल करते रहो बेटा, पीडीएफ पढ़ना चाहिए तो आप गूगल करो। गूगल तो शालीमार बाग हमारे मुखर्जी नगर के बगल में, शालीमार गार्डन है, शालीमार बाग है, आप गूगल करके ढूंढते रहो। देखो गूगल आपको कहाँ ले जाता है।
और आगे से इस प्रकार की वाहियात मतलब चैट को, अपनी सोच को मत दिखाना यहाँ पर, चाहे जो भी बच्चे हैं, कि आपने क्या किया, शालीमार बाग देखा और आपने उसको गूगल कर लिया, देखा कि दिल्ली के बगल में शालीमार बाग लगा हुआ है। शालीमार गार्डन आपको गाजियाबाद के पास भी है, हो सकता है आपके बगल में भी कॉलोनी हो, वही लगा देता फिर। मतलब इतिहास को मजाक बना दिया है। पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो भाई? ऐसा मत करो प्रभु, और करो तो अपने घर में करो, यहाँ मत करो, क्योंकि बहुत परेशानी होती है, बीपी काफ़ी हाई हो जाता है ऐसे बच्चों को देख करके जो गूगल करके शालीमार बाग को अभी ढूंढ रहे हैं। तो समझ रहे हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं। आंसर जो हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम बच्चों का सही आ रहा है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अभी जो आंसर आ रहा है वो तकरीबन 62% के आसपास बच्चों का सही आ रहा है। इसका मतलब है कि 10%, 18% और 8% बच्चे गलत उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान के चलो मैं कि 63% के आसपास बच्चे, 60% के आसपास बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। आगे से मैं टेस्ट कम ही लूँगा, कारण है कि कोई फ़ायदा नहीं है मेरे इतनी मेहनत करने का। आंसर क्या होगा? 1 और 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कपास और गन्ना तो हम देखते हैं पहले से ही है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कपास की खेती तो हड़प्पा सभ्यता में भी हमने देखा था, और गन्ने की खेती शुरुआत से ही होती रही है। कौटिल्य ने भी कहा था कि यहाँ गन्ना का फसल उपजाने में बहुत अधिक पानी लगता है, मेहनत लगता है। यानी हर सोर्स में हम गन्ने की फसल की चर्चा सुनते ही सुनते हैं। लेकिन ये सब जब यूरोपीय कंपनी भारत आती है, जो बाहर से लोग आते हैं, उनके द्वारा ये सब तंबाकू है, इसमें तंबाकू भी जोड़ सकते हैं, मक्का है, आलू है, टमाटर है, मिर्च है, तंबाकू है, ये सब बाहर से आने वाली फसल हो जाएगी। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अपने क्या कहता है? किसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि दिल्ली पेरिस से कम नहीं था और आगरा दिल्ली से भी बड़ा था? निम्नलिखित में से किसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि दिल्ली पेरिस से कम नहीं था और आगरा दिल्ली से भी बड़ा था? ट्रेवेनियर है, वर्नियर है, मानसरेत है, मनुची है। इनमें से चारों विदेशी यात्री है, और आपके अगर केवल आप अपना जो पीडीएफ आपने बनाया है, कॉपी बनाया है, केवल उसी को ओपन कर दीजिए। अगर आपको चोरी करनी है, चीटिंग करनी है, तो आप अपने सामने कॉपी रखिए, लेकिन चीटिंग करने के लिए भी दमखम चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यह किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, तभी तो आप एक कुछ सेकेंड में आंसर दे पाएंगे। एग्जाम में चोरी किया है कभी? हम लोगों ने किया है। तो लेकिन जब चीटिंग करना होता है तो पता होना चाहिए ना कि संबंधित प्रश्न कहाँ मिलेगा। ये तो नहीं कि बैठ करके पूरा किताब ढूंढने लगेंगे। तो आप चीटिंग भी करेंगे तो भी बहुत स्मार्टली करेंगे, तभी कुछ सेकंड में आप उत्तर दे पाएंगे। तो आप देख लीजिए अपने कॉपी को खोल करके, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कहाँ हमें मिलेगा। पूरा कॉपी ढूंढने लगेंगे। क्या इस प्रकार की चीटिंग दिमाग में आई? अगर आती है तो इसका मतलब है कि आप कम से कम सिलेबस को क्लियर समझ रहे हैं। ये प्रश्न कहाँ से होगा ये तुरंत हमें पता चलना चाहिए कि किस चैप्टर में, और फट से अपना चैप्टर खोला, देखा वहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर ये चीटिंग इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सिलेबस ही क्लियर नहीं है। आंसर हो जाएगा ट्रेवेनियर है, बर्नियर है, मानसरेत है और मनुची है। किसने कहा था? तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आंसर यहाँ एक बार चैट ये कर लेंगे, ऑप्शन दे देंगे, ताकि उससे पता चल पाता है एक्चुअल में कि बच्चे क्या स्कोर कर पा रहे हैं। टुनटुन जी, प्रिया जी, रिंकू कुमार, चलिए बहुत बढ़िया है। इन लोगों का आंसर सभी बच्चों का, निज़म का भी सही है, एमके का सही है, और लेकिन आपको देना है पूजा शर्मा का, मैं देखता हूँ सही है, आपको देना है देवेश सिंह जी। चलिए अच्छा आंसर आ रहा है, काफ़ी अच्छा है, और अच्छी बात है कि कोई डी आंसर अपने पास नहीं आया है, और बाकी जो दे रहे हैं बच्चे तकरीबन आपका जो आ रहा है अच्छा, मतलब बढ़िया आंसर है। चलिए आंसर जो हमारा आ जाएगा लगभग 76% के आसपास बच्चे अभी सही जवाब दे रहे हैं। 72% के आसपास बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। चलिए, नहीं नहीं, चीटिंग कर सकते हैं। देखो मैंने बुरा नहीं कहा, देखो यहाँ मैंने ये नहीं कहा कि आपको चीटिंग करना है। बात यह है कि अगर हम हेल्प लेने की सोचें तो हेल्प कैसे लेंगे, ये समझने वाली बात है। मैंने यही समझाने की कोशिश की कि अगर हम चीटिंग भी करेंगे तो नकल के लिए अकल होना चाहिए। नकल कैसे करेंगे? कुछ सेकंड के अंदर। तो नकल ऐसे करेंगे कि हमें लेकिन पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है किस चैप्टर में, क्योंकि आपने बहुत सारे चैप्टर को पढ़ लिया है।
अगर पता होगा कि इस चैप्टर में ये बातें पढ़ाई गई थी तो इसका मतलब है कि आप आसपास ही हैं रिवीजन के, आप बहुत दूर नहीं हैं। एक दो बार रिवाइज करेंगे सारी बातें आपको याद हो जाएगी। ये मैं आपको एक प्लस पॉइंट समझा रहा था कि अगर मन में ख्याल आता है तो भी आपको ये जानकारी लेने की जरूरत होगी कि एक्चुअल में ये प्रश्न पूछा कहाँ से गया है, नहीं तो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। किताब में आपको दे दूंगा, एक आध बार एग्जाम में ये भी प्रक्रिया लागू की गई थी बोर्ड के एग्जाम में कि बच्चों को किताब दे दिया गया कि आप किताब देख करके लिखिए, किताब लाने की मतलब कोई मनाही नहीं की गई, लेकिन बच्चे वहां पर भी नहीं कर पाए। जिन्होंने पढ़ाई नहीं है वो चीटिंग भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, बर्नियर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखते हैं, यहां पर कहता है कि शाहजहां के काल में हुए उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, शाहजहां के काल में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था और इसके क्रम को आपको निर्धारित करना है। बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, आपको क्रम स्थापित करना है 1 2 3 4 के रूप में। 2 3 4 1, 1 4 3 2 और 2 1 3 4। इसमें से आपको बताना है कि कौन पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था। जो पहले हुआ था उसको पहले रखेंगे, जो बाद में हुआ था उसको बाद में रखेंगे। बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध। अगर ये भी आपको पता चल जाए कि कौन सा युद्ध पहले हुआ और कौन सा सबसे लास्ट में हुआ, तो भी आप आंसर इसका दे पाएंगे, तब भी इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, हाँ अगर नहीं आता है तो फिर आंसर ढूंढते रह जाएंगे, तब तक आप निकल जाएंगे। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि आपको यहाँ पर पावर होना चाहिए कि आप ढूंढ पाए। अगर मैं किताब भी दे दूं तो आप इसको अच्छे से ढूंढ पाए, ये पावर होना चाहिए। मैं एक्चुअल में ये आपको समझाना चाह रहा था, चीटिंग करना नहीं सिखा रहा था। ठीक है, चलिए पोल लगा दिया है और फटाफट उत्तर दीजिए। मंदाकिनी दुबे, मंदाकिनी दुबे एक बार बात करनी होगी, कारण है कि मैंने वहाँ पर भी देखा है कि कुछ चीज़ आपने भी शायद चैट किया था, शायद कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो हमें समझ में आ जानी चाहिए थी। इतना करने के बाद कुछ बच्चे हैं जिसको कि समझने में थोड़ी परेशानी होती है या परेशानी हो रही है। कई कारण हो सकते हैं, कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं है या इस प्रकार से तैयारी किया नहीं है, ये भी कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके एफर्ट में कोई कमी है, आप अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा करने के लिए रास्ता भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी बच्चे जो दे रहे हैं एक बार मैं आपके इसको देख लूँ तो तकरीबन 38% बच्चे ही सही जवाब दे पाए हैं। अच्छा, मंजू ने कहा कि सबसे इजी क्वेश्चन यही है, लेकिन यह तो सबसे भारी क्वेश्चन मुझे बच्चों के चैट को देख करके लग रहा है कि केवल 33% बच्चों ने ही इसका उत्तर दिया है। 33% बच्चों ने ही इसका उत्तर दिया है। ये आंसर ऑलरेडी मैच्ड है, 1 2 3 4 ही इसका आंसर होगा। मैंने कहा कि 2 तरीके से जान सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो थोड़ा भारी लगेगा, अगर आप क्रम याद करते हैं तो कुछ दिनों के बाद फिर भूल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर दिमाग कैसे लगाए, तो दिमाग ये लगाते यहाँ पर कि जो सबसे पहले हुआ, जैसे हम देखते हैं ये बहादुरगढ़ का युद्ध है जो बनारस के पास हुआ था, शाह शुजा और शाही सेना के मध्य, और सबसे लास्ट में जो हुआ था वह देवराई का युद्ध हुआ था जिसमें दारा सिकोह अंतिम रूप से पराजित हुआ था। अगर ये भी समझ लेते कि 1 और 4 हमारा लास्ट में होना चाहिए, तो ये भी हमारा यहीं आ रहा है। देखो 1 और 2 आ रहा है, नहीं है 2 और ये तो होगा ही नहीं, ये दोनों तो होना ही नहीं। इस हिसाब से भी हमारे आंसर मिल सकते थे। आंसर बनाने के लिए कई प्रकार के उपाय लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, आंसर आप बना पाएंगे। जितना कर रहे हैं उतना बहुत बढ़िया है, बिना पढ़े जितना कर रहे हैं उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई इतना अच्छा नहीं कर सकता है बिना पढ़े या बिना अच्छे से रिविजन किए। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? हुमायूं के काल में लाहौर में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया गया था जो चारबाग शैली का मस्जिद है, और हुमायूं के मकबरे में एक निश्चित क्रम में 3 दोहरे सफेद गुंबद का प्रयोग किया गया है। कौन सा कथन सत्य होगा? हुमायूं के काल में लाहौर में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया गया था जो चारबाग शैली का मस्जिद है, और हुमायूं के मकबरे में एक निश्चित क्रम में 3 दोहरे सफेद गुंबद का प्रयोग किया गया है। कौन सा सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक तथा दो, दोनों और दोनों में से कोई नहीं। इसको मैंने फोटो के माध्यम से, फिगर के माध्यम से भी आपको बताया था। ध्यान से देंगे, अब ध्यान से समझेंगे तो उत्तर बन जाएगा, नहीं तो फिर तो वही जो होता है वही होना है। ध्यान से समझेंगे। हुमायूं के काल में लाहौर में
हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया गया था जो चारबाग शैली का है। चारबाग शैली मैंने आपको बताया था। चारबाग शैली का मतलब है कि बगीचे के मध्य कोई स्थापत्य जब बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, चारबाग शैली कहते हैं। फिर हम देखते हैं हुमायूं के मकबरे के एक निश्चित क्रम में 3 सफेद गुंबद का प्रयोग किया गया है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर शायद फिर बच्चे गलत ही करेंगे। मैं तो आंसर लगा देता हूँ, देखता हूँ कि बच्चे कितना कर पा रहे हैं। जल्दी से उत्तर देंगे क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही ये सेशन ख़त्म करेंगे ना। तो आंसर जो आ रहा है आपका, क्या दिक्कत होगी मैं देखूंगा इसमें। जो बच्चे सी दे रहे हैं वो तो चमत्कारिक हैं। जो बच्चे सी दे रहे हैं, सी सबसे अधिक बच्चे दे रहे हैं, तो उनका तो समझिए ज्ञान का लेवल ही बहुत ऊपर है। उनसे तो फिर समझिए सब पीछे ही रह जाएंगे। जो सी आंसर दे रहे हैं वो चमत्कारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि मतलब इसमें देखो होता क्या है कि गलती कुछ नहीं है। गलती ये है कि शायद मैं रात दिन एक ही चिंतन करता रहूँ, तो क्या करूँ जो बच्चे एकदम से पैक कर ले, क्या करूँ। मतलब आंसर राइटिंग जब मैं चेक कर रहा होता हूँ तो मेरा मतलब समझो कि मूड बड़ा ऑफ हो जाता है, क्योंकि लगातार 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 गलत कॉपी गलत कॉपी गलत कॉपी चेक करते करते मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। फिर सोचने लगता हूँ करूँ तो करूँ क्या। ऐसे तो मैंने हर संभव प्रयास किया है। तो ये मेरे लिए भी चिंतन का विषय है कि बच्चों को मैं कैसे और हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर सभी बच्चों के आंसर क्या हो जाते हैं, गलत होते हैं, और केवल 18% बच्चे ही सही कर पाते हैं। अब कौन सही करता है इनमें से पता नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कथन गलत है, क्योंकि हुमायूं के काल में लाहौर में नहीं था हुमायूं का मकबरा। मैंने फोटो भी दिखाया था और दिखाया भी था कि आपको दिल्ली में जाकर के घूमना चाहिए। लाहौर में हुमायूं का मकबरा कैसे होगा, लाहौर में तो वो था ही नहीं, दिल्ली में मृत्यु हुई थी तो दिल्ली में उसका मकबरा बनाया है। बाकी लाइन सही हो सकते हैं, चारबाग शैली में है। आपने बस ध्यान ही नहीं दिया कि लाहौर है कि दिल्ली है, और आपने देखा चारबाग शैली में, कहा हाँ चारबाग शैली में तो है, और मैंने फोटो भी बना दिया, आपको लगा हाँ सही ही होगा। फिर दिमाग को क्या करना है, स्थिर करना है। जब भी प्रश्न देखते हैं विकल्प को ध्यान से आंखें फाड़ फाड़ के पढ़ना है, जैसे कि आप दूसरे चीजों को देखते हैं। हुमायूं के मकबरे में एक निश्चित क्रम में 3 दोहरे गुंबद का प्रयोग है। 3 दोहरे सफेद गुंबद का प्रयोग तो किसी में भी नहीं है। अगर देखा जाए तो सिवाय शेरशाह के मकबरे में जो किला एक कोहना है उसमें भी सफेद गुंबद का प्रयोग नहीं है। 3 गुंबद का प्रयोग क्यों एक मकबरे में होगा, कहीं पर भी हो सकता है। आप ताजमहल देखिए, क्या 3 गुंबद है कि एकल गुंबद वाला है। आप अकबर में तो खैर है ही नहीं। एतमादुद्दौला का देखिए, चाहे आप हुमायूं के मकबरे में देखें, 3 गुंबद का प्रयोग क्यों होगा, ये स्थापत्य की विशेषता हो ही नहीं सकती। तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। दोनों गलत ही गलत है। चलिए अब देखें, एक थोड़ा सा मॉडरेट आंसर है, आसान होगा। किसी मुगल शासक ने किस मुगल शासक ने 1651 में समुद्री जहाजों के निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। यह भी आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है। किस मुगल शासक ने 1651 में समुद्री जहाज के निर्माण का कार्यक्रम आरंभ किया था? औरंगजेब है, जहांगीर है, शाहजहां है, या अकबर है? इनमें से किसने समुद्री निर्माण कार्यक्रम यानी समुद्री जहाज के निर्माण का कार्यक्रम, चलिए बहुत बढ़िया छवि, अच्छा कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसने जहाज निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ किया था? जहाज निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तो बहुत कुछ क्रक्स है नहीं, ये तो एक फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है। इसको मैं जल्दी से लगा देता हूँ आपके लिए पोल के रूप में। जल्दी से करेंगे। रिंकू कुमार, बहुत बढ़िया। जिसका अच्छा था तो सही ही है ना, जो अच्छा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ना, इसमें पोल वाले में मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चलता कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे इसको सोचते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, पढ़ाई जो कर रहे हैं वो विशुद्ध आपका है, इसका फायदा आपको ही मिलना है, न आपके माता पिता को मिलना है और ना एग्जैक्ट मुझे मिलना है। क्योंकि इतने सारे बच्चे IAS IPS बन गए, मैं 20 साल से यही कर रहा हूँ, इतने सारे बन गए। कितने तो दिल्ली में पोस्टेड हैं। मेरे अपने रूममेट दिल्ली में पोस्टेड हैं, कमिश्नर पद पर हैं, लेकिन आज तक मुझे लगता है 10 साल हो गया होगा, मुलाकात नहीं हुई है दिल्ली टू दिल्ली रहने के बावजूद भी। अब समझो ये स्थिति ये है।
आप सफल होंगे तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, माता पिता को भी फायदा नहीं होगा, तत्कालिक नाम होता है, अदरवाइज फायदा तो जीवन में आपको ही होना है सबसे अधिक। तो इसलिए ऐसा सोच करके पढ़ें कि अपने फायदे के लिए हम कर रहे हैं। तो आंसर अपना जो हो जाएगा 29%, मान लो 30% मैंने आंसर सही लगाया। आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां होगा। शाहजहां के द्वारा यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ वही पूछा है जो मैंने आपके नोट्स में दिया हुआ है, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मध्यकाल में सेठ, बोहड़ा, मोदी जमींदार वर्ग को कहा जाता था। मध्यकाल में व्यापारी के खास वर्ग को बंजारा कहा जाता था। मध्यकाल में सेठ, बोहड़ा, मोदी जमींदारों को कहा जाता था। मध्यकाल में व्यापारी के एक खास वर्ग को बंजारा कहा जाता था। केवल एक सही, केवल दो सही, एक तथा दो दोनों सही, और दोनों में से दोनों सही नहीं। क्या हो जाएगा सही कथन अपना? मध्यकाल में सेठ, बोहड़ा, मोदी जमींदार को कहा जाता था। मध्यकाल में व्यापारी के एक खास वर्ग को बंजारा कहा जाता था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर जो आंसर हो जाएगा वह अपना हो जाएगा ये वाला। आशा करता हूं कि आपके पास आंसर पहुंच चुका होगा। तो आंसर पहुंच गया होगा तो इसका आंसर आप दे देंगे। तो आंसर जो यहां पर मैं दूंगा वह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। जल्दी से बताएंगे, कारण है कि बहुत देर लग जाएगा, फिर जल्दी जल्दी में काफ़ी समय देना चाहता हूं आपको कि आप अच्छे से लगाएं, आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं रिंकू जी, कोई एक आध, देखो आप जानकारी होनी चाहिए, पोल वोल जो गलत हुआ तो गलत हुआ, कोई इशू नहीं है, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि क्या था, जो सेठ है, बोहरा है, मोदी जमींदारों को कहा जाता है, और मध्यकाल में व्यापारी के खास वर्ग को बंजारा कहा जाता था। तो आंसर हमारा अभी भी थोड़ा सा ठीक जा रहा है। अब धीरे धीरे देखते हैं कि गाड़ी आगे बढ़ रही है। चलिए, आंसर जो अपना बन रहा है वह ठीक है। यहाँ तो देखो सामान्य सी बात है, अभी भी उस वर्ग को मैंने कहा था बिरजी बोहरा, नाम भी लिया था कि बिरजी बोहरा बड़े धनी थे, बहुत सशक्त थे, और इतना पैसा उसके पास था कि राज्य भी उससे कर लिया करता था। अब इतना पैसा किसके पास होगा? अधिकारी के पास तो होगा नहीं। यह क्या होगा? जमींदार भी नहीं होगा। यह कौन हो जाएगा? 37% के आसपास बच्चों का सही आंसर है 37%। ये क्या हो जाएगा? ये जमींदार नहीं थे, ये सारे वर्ग क्या थे? व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारियों के वर्ग थे। अभी भी मोदी, बोहरा, सेठ वगैरह, सेठ भी शब्द लिखा हुआ है, सेठ है। सेठ क्या जमींदार को कहते हैं? सेठ तो व्यापारी वर्ग को कहते हैं ना, तो इसलिए आसान था, बना सकते थे। ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कि बंजारों के बारे में हमने कई जगह इंफॉर्मेशन लिया है। एक तो अपने एनसीईआरटी सार बैच में भी लिया है, और दूसरा जो फ्री का एनसीईआरटी क्लास था उसमें भी मैंने ये बातें बताई थी मध्यकाल को पढ़ाते हुए। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल काल में कौन सा क्षेत्र विदेशी वस्तुओं के प्रवेश द्वार के समान था? कौन सा क्षेत्र विदेशी वस्तुओं के प्रवेश द्वार के समान था? बंगाल है, गुजरात है, राजस्थान है, सिंध है। यानी किस क्षेत्र से अधिकांश विदेशी व्यापार होता था मुगल काल में? वह बंदरगाह बहुत बड़ा हुआ करता था, बहुत बड़ा हुआ करता था। अब वह क्षेत्र कहाँ है ये तो आपको पता होगा कि किस क्षेत्र में यह था, ये आप ही बता सकते हैं, मुझे तो आइडिया नहीं है। जैसे ही टिक आपके पास जाएगा वैसे ही मैं यहाँ पर पोल लगा दूंगा, ठीक है। हाँ, व्यापारी थे ना, सेठ लिखा हुआ है, व्यापारी का ही खास समुदाय था, ये बातें लिखा है। जल्दबाजी में मत करिए संजना, जल्दबाजी में मत करिए, बिल्कुल लिखा हुआ है धर्मेंद्र। आप देखो सबसे पहले तो ये जो प्रक्रिया है कि आप कह देते हैं कि आपने नहीं लिखवाया है, मेरे से नहीं बोलना है इसे। कारण है कि मैं जब जो करता हूँ वही कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसका एक, मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ। आपको जानकारी नहीं होगी लेकिन मुझे जानकारी, गलती आपकी ही निकलेगी। तो चलिए माफ़ करते हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखें कि कभी भी जीवन में होता क्या है कि आपको जब कोई फिल्टर नहीं करता है ना, आपको कोई टोकता नहीं है,
हाल के दिनों में एक प्रवृत्ति विकसित हुई है कि बच्चे को ना टोका जाए, बच्चे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से वो गलत दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं, उनको कोई बताने वाला ही नहीं होता है कि गलत कर रहे हैं, कि बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, बड़ों के सामने कैसे सम्मान से रहना चाहिए, क्या शब्द निकालें जो बड़ों को बुरा ना लगे। चूँकि ये भावनाएं थोड़ी सी समाज में कम हो रही है, तो उसी समाज में हम लोग भी जीते हैं, केवल आपके साथ नहीं, सभी बच्चों के साथ ये समस्या आ रही है। वो तुरंत दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी नहीं मानी जाती है। और यह अपना आंसर बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा स्कोर यहीं पर आया है। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मध्यकालीन भारत में कमीन क्या था? मध्यकालीन भारत में कमीन का मतलब क्या था? कमीन शब्द से क्या मतलब है? मध्यकालीन भारत में कमीन से क्या मतलब है? पैदल सैनिक है, भूस्वामी लोग है, भूमिहीन और अस्पृश्य लोग है, मैंने ब्रैकेट में लिखाया हुआ है, और व्यापारी लोग है। ये कमीन जो मैंने लिखा था ना, कमीन शब्द जो मैंने लिखाया है, मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने उसको ब्रैकेट करके डाल दिया था ताकि समझने में आसानी हो। तो मध्यकालीन भारत में कमीन का क्या तात्पर्य है? पैदल सैनिक, भूस्वामी लोग, भूमिहीन और अस्पृश्य लोग, अनटचेबल, और व्यापारी लोग। कमीन का तात्पर्य क्या हो जाएगा? यहां पर हमें आंसर देना है। अगर याद आ रहा है तो आंसर बनेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं बनेगा। ठीक है। सारे क्वेश्चन नोट्स से हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं रखा है। कारण है कि नोट्स वाला तो बना नहीं पाते हैं, तो बाहर वाला कहाँ से आप बना पाएंगे, यह सोच करके मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन A to Z लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तो उसी को देख करके बनाता हूँ ना। क्वेश्चन कहीं बने बनाए नहीं आते, मैं अपनी क्वेश्चन को खुद बनाता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे पर विश्वास ही नहीं होता है वह अच्छे से क्वेश्चन बना के। एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन बनाना नहीं है, बच्चों की तैयारी भी करानी होती है, तो हर संभव प्रयास करते हैं। और चूंकि मैंने ही पढ़ाया है तो क्वेश्चन मैं ही सोच सकता हूँ क्या आप उत्तर दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस होता है जब मैं क्वेश्चन देता हूँ, मुझे ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने वास्तव में ये पढ़ाया ही पढ़ाया है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका, आप जल्दी से दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा, कितने बच्चे आ रहे हैं इसमें? लगभग 76% के आसपास बच्चे सही दे रहे हैं। 6% के आसपास बच्चे अभी तक। अब 72%, 3%, 21%, 1% बच्चे भी गलत करें, यानी एक आध क्वेश्चन भी गलत करने वाले बच्चे होंगे। चलिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, गलत सही हो जाए, लेकिन सही हमारी सोच होनी चाहिए। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने 70% बच्चों ने सही उत्तर दिया है, जो कि बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है। क्या हो जाएगा? भूमिहीन और अस्पृश्य लोगों को हम क्या कहते थे? कमीन कहते थे। इसकी व्याख्या में अगर कहूंगा कि फिर अमीर लोगों को क्या कहा जाता था, तो वह मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आगे प्रश्न उससे भी रिलेटेड है। तो अभी यहां पर बताऊंगा, फिर वो क्वेश्चन स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन खुदकास्ट कहलाते थे? निम्नलिखित में से कौन खुदकास्ट कहलाते थे? जिनके पास कृषि के लिए अपनी जमीन नहीं होती थी, जिनके पास कृषि के लिए जमीन थी और वे स्वयं उससे जोतते थे, के लिए जमीन थी और स्वयं उससे जोतते थे, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे और दूसरों की भूमि पर खेती करने वाला। क्या इसका सही विकल्प हो जाएगा? खुदकास्ट कौन कहलाएगा? जिनके पास कृषि के लिए अपनी जमीन नहीं होती थी, जिनके पास कृषि के लिए जमीन और वे स्वयं उसे जोतते थे, जो दूसरों के जमीन पर खेती करते थे और दूसरों की भूमि पर खेती करने वाला। यहां पर एक दोष भी है इस उत्तर में, इस प्रश्न में एक दोष भी है, और वह दोष क्या है अगर आप पकड़ पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बच्चे मंदाकिनी दुबे, एक बार आप मुझे बात कर लेना, मुझे मैसेज कर देना, मैं देखता हूँ समय निकाल करके आपसे बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहे हैं जो गलत होने नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक बार यहाँ पर देखेंगे तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वह, इसमें एक दोष है प्रश्न में, अगर आप दोष ढूंढ पाएँ तो आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। इसमें एक थोड़ा सा दोष है। दोष का मतलब है कोई एक गलती हो गई है, इस क्वेश्चन को बनाने में एक गलती हो गई है, और वह गलती क्या है ये आपको ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आंसर लगा दिया है और सही आ रहा है आंसर। बहुत सारे बच्चे सही भी दे रहे हैं।
क्या इसमें गलती रह गई थी? मैं अभी तुरंत बताता हूँ आपको क्या गलती इसमें थी। लगभग 3% बच्चे हमारे ए दे रहे हैं, 9% सी दे रहे हैं और 4% बच्चे दे रहे हैं आपका और जो सी और डी बच्चे दे रहे हैं वो तो समझिए चमत्कारिक आंसर दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं चमत्कारिक आंसर क्योंकि एक्चुअल में जो मैंने कहा गलती हो गई है, दोनों विकल्प एक ही है। जो दूसरों के जमीन पर खेती करते थे और दूसरों की भूमि पर खेती करने वाला, एक्चुअल में दोनों विकल्प एक ही है, सेम विकल्प है, अलग अलग भाषा के आधार पर। शायद आप पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए ये तो मुझे नहीं पता। मैंने बार बार कहा है कि एक दोषपूर्ण प्रणाली थी। लगभग 79% के आसपास हमारा उत्तर सही जा रहा है। ठीक है, यहां पर ये दोनों ऑप्शन एक ही है तो इसके होने की संभावना ना के बराबर होगी। आंसर बी हो जाएगा। खुद कास्त से ही हम क्या देखते हैं, जिसको हम कहते हैं खुद मुकद्दम चौधरी जैसे अधिकारी को देखते हैं। जो खुद शब्द मिला हुआ है वह खुद कास्त से, खुद का मतलब क्या होता है? स्वयं। कास्त मतलब खेती करना। खुद कास्त का मतलब है जो स्वयं खेती करता है अपनी भूमि पर अपने हल बैल की सहायता से, उसको हम क्या कहेंगे? खुद कास्त कहेंगे। और ये दोनों विकल्प एक ही हो गया। जो दूसरों के जमीन पर खेती करते थे, दूसरों की भूमि पर खेती करने वाला, विकल्प एक ही हो गया, तो इस पर हमें जाना नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इसको सावधानी से आप पढ़ करके बनाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पक्का गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा कि इसमें मैं कितना लगा दूं। मैं प्रेडिक्शन लगा देता हूं कि आप 18% बच्चे ठीक करेंगे और आप मुझे गलत कर देंगे। अगर 50% से ऊपर आप सही उत्तर दे पाए तो मैं खुद को गलत मान लूंगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 18 से 20% बच्चे ही यहां पर सही करेंगे। मनसबदारी व्यवस्था एक वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदारों का स्थानांतरण किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी, ईरानी, तुरानी तथा हिंदुस्तानी। और इस व्यवस्था में सैन्य और असैन्य सेवा को पृथक करके वर्गीकृत किया गया था। क्या सही होगा इसमें? मनसबदारी व्यवस्था एक वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदारों का स्थानांतरण किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी, ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। इस व्यवस्था में सैन्य और असैन्य सेवा को पृथक करके वर्गीकृत किया गया था। 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 एंड 2। क्या सही हो जाएगा? मैंने लगभग पर्याप्त समय दे दिया है। मैं मान के चलता हूं कि अब आप आंसर देने के लिए तैयार होंगे। और आपको मैंने क्या कर दिया है? मैंने गलती नहीं, मैंने क्या कर दिया? मैंने आपको एक चुनौती दे दी है कि आप यहां पर एक चुनौती स्वीकार करिए और इस चुनौती को देखिए कि क्या आप यहां पर उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। ये आपके लिए मैंने एक क्या कर दिया? एक चुनौती दे दिया और देखिए सही है या गलत। आंसर जो हो जाएगा, बनाने का पता नहीं कैसे गलत हो जाता है, हो जा रहा है। बिना पढ़े अगर जाएंगे या समझ नहीं विकसित होगी। देखिए बिना पढ़े वाली बात तो मैं नहीं मानता। मैं मान के चलता हूं कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं कि ओहो गजब गजब गजब, बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही कमाल का। मतलब समझो कि आज मुझे इतनी खुशी हो रही है मेरे गलत होने की। मैं गलत हूँ इस बात को लेकर के मुझे इतनी अच्छी खुशी हो रही है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता कि कितनी, मतलब आपने मुझे गलत साबित किया। ये बहुत अच्छा है। और इसी तरीके से हम चुनौती को देते हैं और अगर आप चुनौती स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हम मतलब समझो कि यही हमारे लिए निर्वाण की स्थिति होगी। और लगभग हम क्या देखते हैं कि 38% बच्चों ने अभी तक के हिसाब से सही उत्तर दिया है, जो मेरे वाले से तो कहीं अधिक है। मैंने 18% की उम्मीद रखी थी और 38% बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो भाई ये तो हेड्स ऑफ है आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पर समझना क्या था कि मनसबदारी व्यवस्था एक वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी। इसमें हम देखते हैं कि बार बार योग्यता के आधार पर हम लेते हैं। दूसरा है कि इसमें स्थानांतरण किया जाता था, सही है। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदारों की 3 श्रेणियां तो नहीं थी, श्रेणियां थी भी तो वह था जात और सवार के हिसाब से थी। जैसे कि मनसबदार होगा, अमीर होगा, अमीर उल उम्दा होगा। ये जो अमीर है उसका एक नस्ल था और इसी नस्लीय भेद को मिटाने के लिए मनसबदारी व्यवस्था लाया गया था। इस व्यवस्था में सैन्य असैन्य सेवा को पृथक किया गया था, तो यह गलत हो जाएगा
क्योंकि सैन्य और असैन्य सेवा का एकीकरण किया गया था, दोनों को एक कर दिया गया था। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। बहुत ही शानदार आंसर होगा, बहुत ही शानदार आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा कि इब्राहिम रौजा और गोल गुंबद की बीजापुर की इमारतों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण किसके काल में हुआ था? इब्राहिम आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, कुली कुतुब शाह। इनमें से गोल गुंबद, आप इब्राहिम रौजा नहीं भी याद रखेंगे तो गोल गुंबद को याद रखेंगे, तो बीजापुर की प्रसिद्ध इमारत है। यह किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? इब्राहिम आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह और कुली कुतुब शाह। इनमें से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत बढ़िया टुनटुन। इसका मतलब है कि आपकी क्या होगा? धर्मेंद्र कुमार गलत हो गया। 4 नंबर ऑप्शन के पढ़ने के बाद ही आपने लिखवाया था। क्या लिखवाया था पता नहीं यार, धर्मेंद्र कुमार। तो आंसर क्या है कि यहां पर हम क्या देखेंगे? तो आंसर हम देंगे 13 का आंसर जो अपना बन जाएगा। तो हो सकता है ये फैक्ट्स का है, अगर हो सकता है ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आपसे गलत भी होगा, इसमें दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर ये गलत भी होगा तो बहुत बुरी बात नहीं है। कारण है कि ये फैक्ट्स वाली जो बातें हैं ना, हमेशा गलत होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर हम क्या देखते हैं कि अगर हम डी का आंसर देते हैं, अगर डी का आंसर देते हैं तो इसका मतलब है कि एक बात हम स्थापित नहीं कर पाए कि बरीद शाही कहाँ है, इमाद शाही कहाँ है, कुतुब शाही कहाँ है, आदिल शाही कहाँ है। ये बातें जो 4 लाइन मैंने लिखाया था, ये बातें, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं पढ़े कि आपको यहाँ से प्रश्न बनेगा। जैसे कोई भी कुतुब नाम का शासक होगा जिसके पीछे, जैसे कुली कुतुब शाह, अली कुतुब शाह, वो गोलकुंडा का होगा, वो नहीं होगा। अगर यहाँ पर मुकाबला था भी तो असल में इसके बीच में था, असल में यहाँ पर मुकाबला था। डी वाला ऑप्शन तो हम नहीं लगा सकते थे। तो आंसर हमारा 36% के आसपास, चलो सही है, तो उतना बुरा भी नहीं है। आंसर ए हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 14, अब थोड़ा इसको क्रम को स्थापित करेंगे कि क्या क्रम रहेगा, क्या क्रम रहेगा, इसको स्थापित करना है। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम निर्धारित करें। शिवाजी द्वारा सूरत की पहली लूट, बीजापुरी सेनापति अफजल खान की हत्या, शाइस्ता खान की महल पर हमला और पुरंदर की संधि। आपको क्रम निर्धारित करना है कि कौन सा पहला था, कौन सा बाद का क्रम है। शिवाजी द्वारा सूरत की लूट किया जाना, बीजापुर के सेनापति अफजल खान की हत्या किया जाना, शाइस्ता खान के महल पर, यहाँ पर शाइस्ता खान के कर दीजिएगा, शाइस्ता खान के महल पर हमला और पुरंदर की संधि। अगर आप यह भी समझ लें कि कौन सा लास्ट में होगा तो शायद उससे भी आप आंसर के नजदीक पहुंच जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप रिकॉल कर पाने में सक्षम रहे होंगे कि सबसे पहले क्या होता है और इनमें से सबसे लास्ट में क्या होता है। इनमें से सबसे लास्ट क्या होता है जरा देखते हैं। ठीक है जी, चलिए बीजापुर, रिंकू बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि एक देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें से सबसे पहले क्या हुआ था और सबसे लास्ट में क्या हुआ था। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वह आ जाएगा, आंसर क्या आना चाहिए इसका? आंसर जो इसका आ जाएगा ये वाला। मैं भी विकल्प देख रहा था, मुझे भी याद नहीं रहा था कि क्या आंसर होगा। आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ये वाला। चलिए, आंसर तो बहुत सारे बच्चे सही दे रहे हैं। 30% बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। अब 19 है, 28% बच्चे दे रहे हैं। तो थोड़ा सा सावधानी से देंगे तो आंसर बन जाएगा। अगर थोड़ा सावधानी से देंगे तो आंसर बन जाएगा बच्चे, बहुत अधिक दिक्कत नहीं है। और शिवांगी कुशवाहा का मैं देख रहा हूँ लगातार आंसर सही आ रहा है। पीटी में तो इसकी स्थिति ठीक लग रही है। तो आंसर जो आज आ जाएगा, देखो बड़ा बुरा आंसर हो गया, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना खराब आंसर आएगा। 34% के आसपास, 8%, 36%, 20%, 32% के आसपास ही बच्चे सही जवाब दे पा रहे। 30% के आसपास ही बच्चे का सही जवाब है। चलिए यहाँ पर लेंगे 32%, कोई बात नहीं। देखिए, शिवाजी की सूरत की पहली लूट 1764 में होता है, सॉरी 1664 में होगा।
फिर हम देखते हैं शाइस्ता खान पे, ये हो गया 1659 में, 1663 में, 1675 में। ये है हमारा सबसे लास्ट में, यही होना चाहिए पुरंदर की संधि जो शिवाजी के द्वारा किया गया था। तो या तो डी होगा या ए होगा, बी और सी तो नहीं होगा। फिर सबसे पहले हो गया बीजापुर के सेनापति अफजल खान की हत्या, तो जहां 2 होगा वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहां पर ही हमारा 2 विकल्प है, तो बीजापुर हो जाएगा। शिवाजी के द्वारा शाइस्ता खान के महल पर हमला किया गया, सूरत की लूट की गई। सूरत की दूसरी लूट भी होती है, सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में होती है, जब वहां से छूट के आता है। फिर हम देखते हैं पुरंदर की संधि, और नहीं 75 नहीं होगा, सॉरी 65 यहाँ पर हमने किया। 75 में भी सूरत की संधि हुई है, लेकिन 200 साल बाद हुई है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका हो जाएगा 14 का आंसर डी हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि 1591 में अकबर ने दक्कनी राज्यों को दूत मंडल भेजकर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। स्वीकार करने का निमंत्रण, ध्यान रखिएगा यहां से निमंत्रण लिखना है। स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। किस राज्य को छोड़कर मतलब किस राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य ने मुगलों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, यानी किसी एक राज्य ने केवल मुगलों का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस एक राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य ने मुगलों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। अहमदनगर है, खानदेश है, गोलकुंडा है, बीजापुर है। यानी अकबर ने कहा 1591 में दक्कनी राज्यों को चिट्ठी लिखा कि आप मेरे अंडर आ जाइए, और चिट्ठी लिखा तो एक राज्य ने कहा ठीक है हम आपके अंडर आ जाएंगे, लेकिन बाकी सभी राज्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और इवन एक राज्य तो ऐसा था जिसने कि मुगल जो दूत था उसको अपमान भी किया था, उसको अपमानित भी किया था। इनमें से क्या सही होगा? अहमदनगर, खानदेश, गोलकुंडा या बीजापुर। आंसर जो इसका हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, मुझे लगता है एक सही उत्तर देना चाहिए इसका भी आसानी से, क्योंकि बहुत ही आसान होगा। अगर अकबर के काल की बात करें तो अकबर के काल में हम दक्कन में कहाँ तक प्रसार कर पाते हैं, तो इससे ही हमारे आंसर निकल जाएंगे, इससे भी आंसर हमारे निकल जाएंगे, तो आसानी से हम इसको बना पाएंगे। ठीक है मंजू, बढ़िया आप आंसर दे रहे हैं, तो जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। आंसर हमारा बच्चा जो शानदार दे रहा है वह 34% का दे रहा है, 29%, 13%, 8% और 48%। अब पता नहीं इसमें क्या सही है, आप लोग ही कह पाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आसानी से इसको आप डील कर पा रहे हैं। आसान है प्रश्न बहुत। अमित कुमार जी आपका तो आंसर गलत हो जाएगा इसमें, अगर आपने दिया है या टेस्ट लिया होगा टेस्टिंग के लिए कि चलो यहाँ देख लेते हैं फिर ऐप पर लगाएंगे, तो ऐसा गलत हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा इसमें बहुत आसान था। देखिए यहाँ पर क्या किया, अहमदनगर तो होगा नहीं क्योंकि इसने राजदूत को अपमानित किया था। दूसरा जो खानदेश नजदीक था उसी ने यहाँ पर अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए इस प्रश्न को भी गलत मत करना। क्या मैं लगा दूं कुछ कि कितना % से ज्यादा आप नहीं जा पाएंगे, थोड़ा बढ़ा के लगाऊंगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चौथ मराठों द्वारा वसूला जाने वाला भूराजस्व कर था जिसकी दर 10% थी। सरदेशमुखी एक प्रकार का वंशानुगत कर था जो मराठों द्वारा सरदेशमुख होने का दावा करने के लिए वसूला जाता था। चौथ मराठों द्वारा वसूला जाने वाला भूराजस्व कर था जिसकी दर 10% की थी, और सरदेशमुखी एक प्रकार का वंशानुगत कर था जो मराठों द्वारा सरदेशमुख होने का दावा करने के लिए वसूला जाता था। केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? फिर से एक बार पढ़ देता हूं। चौथ मराठों द्वारा वसूला जाने वाला भूराजस्व कर था जिसकी दर 10% थी। सरदेशमुखी एक प्रकार का वंशानुगत कर था जो मराठों द्वारा सरदेशमुख होने का दावा करने के लिए वसूला जाता था। कौन सा यहां पर सही हो जाएगा? हाँ सीन होता है लेकिन उसको देखते नहीं हैं। जो आप आंसर ऐसे देते हैं तो उसको हम देखते ही नहीं है। कारण है कि फिर उसको देखने लगेंगे तो इधर पोल वगैरह का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है ना। जब पोल लगा ही रहे हैं तो वहाँ पर हम देख लेंगे, और बाकी आपको अगर शेयर करना है अपना स्कोर तो मुझे शेयर कर दीजिएगा कि मेरा स्कोर ये रहा, क्योंकि यहाँ से मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि किस बच्चे का कितना स्कोर रहा। तो आप ईमानदारी से आकलन करके मुझे बता भी सकते हैं कि मेरा स्कोर इतना रहा। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 16 का आंसर जो आ जाना चाहिए वह आंसर आ जाएगा आपका तकरीबन जो आ रहा है वह आएगा आपका
बहुत कम बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर बच्चों की क्लियरिटी नहीं है, जबकि चौथ का मतलब ही क्या होता है वो स्पष्ट है। चौथ का मतलब क्या होता है? चौथ का मतलब चौथा होता है, यानी फोर्थ होता है। चौथ का मतलब क्या होता है? फोर्थ होता है, और फोर्थ जो भाग होता है वही चौथ में वसूला जाएगा। चौथ का मतलब ही 1/4 था, 1/4 होना चाहिए था, 10% होने का मतलब नहीं है। चौथ मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 लेगा। सरदेशमुख का मतलब क्या होगा? सरदेशमुखी का मतलब होगा 1/10। 1/10 चौथ तो होगा नहीं, ये विकल्प गलत है। और दूसरा है आपका सही है, यहाँ आंसर बी होगा, क्योंकि सरदेशमुखी एक वंशानुगत कर था। सरदेशमुख कहा जाता था जमींदारों को, तो सरदेशमुखी एक वंशानुगत कर था जो 10% वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। यह भी क्वेश्चन मराठे वाले से जुड़ा हुआ है। क्या आप देना चाहेंगे आंसर? आंसर जो हो जाएगा कि निम्नलिखित कथनों को में से कौन सा कथन सत्य है? मराठा प्रशासन में मजमुआदार राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करता था। मराठा प्रशासन में मजमुआदार अष्टप्रधान वाले से प्रश्न है। मजमुआदार राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मराठा प्रशासन में दबीर दरबारी शिष्टाचार तथा बाह्य संबंधों का निरीक्षक था। केवल एक सही, केवल दो सही, एक तथा दो दोनों सही, और दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्या कह रहा है कि यहाँ पर दो अधिकारी की चर्चा की गई है। मजमुआदार राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मराठा प्रशासन में दबीर दरबारी शिष्टाचार और बाह्य संबंधों का निरीक्षक था। आपके ही लिखा हुआ है, ठीक है, आपके ही इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा, 17 का चौथ और सरदेशमुखी आप पढ़ लीजिए, फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। रिंकू कुमार, चौथ और सरदेशमुखी आप पढ़ लीजिए तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। नहीं समझ में आने का मतलब है कि आपको चौथ और कर और सरदेशमुखी कर के बारे में जानकारी नहीं है, और इसमें जो आपका गाइड अब करने वाला होगा आपका नोट्स होगा, क्योंकि आपके नोट्स में ये ऑलरेडी लिखाया गया है कि ये क्या है। लूट मार से बचने का एक कर है जो उपज का 1/4 लिया जाता था। सरदेशमुखी का मतलब है कि मराठे कहते थे कि मैं इस क्षेत्र का जमींदार हूँ। महाराष्ट्र क्षेत्र में जमींदारों को सरदेशमुख कहा जाता है, इसलिए मुझे 10% आपको देना पड़ेगा। चौथ और सरदेशमुखी मराठों की आय का एक प्रमुख साधन हुआ करता था। तो यहाँ जो आंसर आ रहा है, देखता हूँ कितने परसेंट बच्चे दे पा रहे हैं। तो तकरीबन 4% बच्चे दे रहे हैं। बी का ऑप्शन 21% है, सी का 60% है, और 10% है बच्चे का अन्य का आंसर। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तकरीबन अच्छा स्कोर माना जाएगा। लगभग 61% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। तो इसका मतलब है कि दोनों आपने सही माना। मराठा प्रशासन में मजमुआदार राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करता था। वैसे भी मैं एक बार ट्राई करूंगा ये बात डाल करके कि जो विकल्प सी है, अगर सी को मैं बनाता चलूं कि हर विकल्प में सी के साथ बनाऊं, मुझे लगता है कि उसमें शायद मैं देखता हूं, कभी ट्राई करूंगा इसको आपको बिना बताए कि कहीं सी वाला एक सिंड्रोम तो नहीं है कि सी है तो वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसको मैंने बहुत अच्छे से कराया था और मैंने बताया था कि जो यूपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था। तो मराठा प्रशासन में पागा क्या था? सैनिकों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी, वंशानुगत भूमि पर दबा रखने वाला जमींदार, राजकीय घुड़सवार सैनिक, और अस्थायी राज्य सैनिक या जागीरदार। पागा क्या था? सैनिकों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी, वंशानुगत भूमि पर दावा रखने वाला जमींदार, राजकीय घुड़सवार सैनिक, और अस्थायी राज्य सैनिक या जागीरदार। इनमें से क्या सही हो जाएगा अपना आंसर? तो आंसर आपको देना है किसका? क्वेश्चन नंबर 18 का। इसके बाद दो क्वेश्चन हमारे पास और आएंगे और इसका आपको उत्तर देना है। अजीत जी का आंसर दिख रहा है यहाँ पर। सैफानाज, चलो बढ़िया है। निज़ाम है, प्रीतिपाल है, सुकेश है, इमाम अंसारी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चे वेट कर रहे हैं मेरे पोल का। मैं पोल लगा देता हूँ। आंसर जो हो जाएगा वह आंसर ये वाला हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से पोल कर दीजिएगा क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है। दो क्वेश्चन और भी हमें डिस्कस करना है, और इसके बारे में मुझे लगता है क्लास में मैंने ठीक ठाक ही चर्चा कर दी थी ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। और जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं और जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं, ए वाले तो फिर चमत्कार वाले आंसर है। ए वाला तो समझिए चमत्कारी का आंसर है। ऐसी जानकारी अगर हो जाए और इस प्रकार से अगर निकलने लग जाए एग्जाम तो मज़ा आ जाएगा। फिर जो बच्चे ए दे रहे हैं उनकी बहुत सराहना मैं करता हूँ।
और आप जानते ही हैं कि क्लास में सराहना का मतलब क्या होता है। तो ए वाले बच्चे जो दे रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उन्होंने समझ लिया पग है। समझ रहे हैं क्या मानसिकता हमारी अभी नहीं चेंज हुई है, जो मैं बार बार जूझ रहा हूँ इसी समस्या से, क्योंकि यूपीपीसीएस इस मानसिकता से तो नहीं निकलेगा कि जो शब्द हमें वर्बली जो दिख रहा है वही हमने कह दिया। इस मानसिकता से भैया यूपीपीसीएस तो नहीं निकला है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्रिटिकल डिस्कशन करना पड़ेगा, समझ विकसित करनी पड़ेगी। आपके लिए ही मैंने ये विकल्प बनाया था और मुझे पता था कि आप इसी में उलझने वाले हैं। सैनिकों द्वारा पहगी जाने वाली पगड़ी, और आपने घर में गांव में एक शब्द सुन लिया है पाग या पागा सुन लिया है। आपने सोचा अच्छा पागा मतलब पगड़ी होता है, दादाजी ने कहा था, दादाजी ने कहा था, दादाजी का इतिहास तो चलेगा नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजकीय घुड़सवार सैनिक हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह का अपराध मत कीजिए, आप जरूर पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। इसीलिए टेस्ट लेने में थोड़ी देरी होती है, क्योंकि टेस्ट लेने के बाद ना लगता है कि मेहनत शायद मैं ही बेकार कर रहा हूँ। औरंगजेब के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए थे, इनके सही कालक्रम को उपयुक्त कूटों की सहायता से निर्धारित करें। औरंगजेब के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए थे और इनके कालक्रम को निर्धारित करना है। सतनामी विद्रोह, अफगान विद्रोह, राजपूतों का विद्रोह, 123, 213, 312 और 231। कौन सा पहले हुआ है उसको पहले रखना है, कौन सा बाद में हुआ है उसको बाद में रखना है। जो पहले हुआ है उसको पहले, जो बाद में हुआ है उसको बाद में रखते हुए क्रम से निर्धारित करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। औरंगजेब के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए थे, इनके सही कालक्रम को निर्धारित करें। सतनामी विद्रोह, अफगान विद्रोह, राजपूत विद्रोह, 123, 213, 312 और 231। क्या सही हो जाएगा विकल्प? मुझे लगता है कि आसानी से आप कर पाएंगे। मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ ताकि ये मार्क आते ही मैं फिर आंसर लगा दूंगा। आंसर होगा, ठीक है। रिंकू कुमार, पाग मतलब पगड़ी होता है, तो इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि पगड़ी कह देंगे। इतिहास पगड़ी से चलता है क्या? इतिहास में अगर इतना सवाल पूछा जाएगा प्रश्न तब तो मजा ही आ जाएगा ना। आंसर जो होगा 19 का आंसर ये हो जाएगा। दिक्कत क्या हो रही है पता है? जो इजी काम करने की आदत रही है ना, जो स्कूल के दिनों से ही गड़बड़ा गया है, स्कूल के दिनों से ही समस्या खत्म हो गया। बस एक समस्या जो मुझे समझ में आई है हाल के दिनों में, मतलब मैं मजाक में कर रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है। जो समस्या एक मुझे समझ में आई कि अब बच्चों की धुलाई नहीं होती। मेरे ज़माने में तो बहुत पकड़ पकड़ के मास्टर जी मारा करते थे, और मुझे याद है कि मैं क्लास मॉनिटर था, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल बच्चे भागने वाले तो रहते ही हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो स्कूल जाते नहीं थे, तो मास्टर जी एक बड़े खतरनाक से थे, और वो क्या करते थे कि मॉनिटर को ले लिया। अब मुझे भी डर लगता था बाद में मुझे भी लड़का सब मारेगा। मॉनिटर को ले लिया और घर घर जाकर के उस बच्चे को ढूंढ करके निकाला जाता था, और वहीं से पीटते हुए स्कूल लाया जाता था। मैं इस प्रक्रिया का समर्थन नहीं करूंगा, और लेकिन मैं उसमें फंस जाता था। इसलिए फंस जाता था कि दूसरे दिन वो मुझे एक ऐसी निगाह से देखता था कि लगता था कि अगर दूसरे दिन मिलेगा तो वो मेरी पिटाई भी कर देगा। तो आंसर केवल 22% के आसपास आया है, 22% के आसपास आया है। तो मास्टर जी जाते थे और स्कूल में बच्चों को मतलब ढूंढ ढूंढ कर निकालते, कोई कहीं छुपा हुआ है, कोई कहीं छुपा हुआ है, उसको खींच करके, मतलब ये नहीं देखा जाता बालों से खींचना है कि हाथों से खींचना है, कूट कूट करके उसको फिर स्कूल में ले जा करके भर्ती किया जाता था। और मैं यहाँ पर बड़ा डरा सहमा रहता था, भोला सा बालक, कि अब ये कहीं मिलेगा बाहर में खुले में तो ये मुझे ज़रूर पीटेगा। कारण है कि इसको लगेगा कि शायद मैंने ही घर दिखाया है। ये सब कहानी बड़ा दिलचस्प है, लेकिन अब बच्चों को तो प्यार से पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे फिर पढ़ते ही नहीं हैं। तो अब लगता है वही करना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, अफगान विद्रोह होता है, फिर सतनामी विद्रोह, और लास्ट में हमारा राजपूत विद्रोह होता है। आप क्रम बना करके एक बार देख लीजिएगा। 19 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन आपका एसर्शन रीजन वाला है, और यहां पर क्या हो जाएगा सही। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। कथन है, जिस प्रकार उत्तर भारत की राजनीति में राजपूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी प्रकार दक्कनी क्षेत्र की राजनीति में मराठों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ध्यान से उत्तर देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे भावुक होंगे आंसर गलत हो जाएगा। जिस प्रकार उत्तर भारत की राजनीति में राजपूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी प्रकार दक्कनी क्षेत्र की राजनीति में मराठों ने प्रमुख भूमिका निभाई। कारण है, मराठों की विशेषता रही
मराठों की विशेषता रही कि मराठों ने प्रारंभिक काल से ही मजबूत राज्य की स्थापना कर ली थी। प्रारंभिक काल से ही मजबूत राज्य की स्थापना कर ली थी। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी है, दोनों कथन सही है, व्याख्या नहीं है। ये सही, आर गलत है, आर सही, ये गलत है। क्या इसका आंसर आप देना चाहेंगे? ध्यान से उत्तर देंगे, क्योंकि जैसे ही भावुक होंगे वैसे ही क्वेश्चन गलत होने वाला है। जैसे ही ये भावुक हो जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं कि ऐसा तो ध्यान से इसका उत्तर देंगे। एकदम से गलत जा रहे हैं मंदाकिनी दुबे। मैंने पहले कहा था कि ऐसा बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने नहीं पढ़ा है, मान लो कि आपने वो रिवाइज नहीं किया है, तो यह क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। जब तक आप अपने नोट्स को रिवाइज नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन तो एटलीस्ट नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर विकल्प वहीं से आया हुआ है, और अभी तो खैर आंसर देने के बाद मैं समझा दूंगा, तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको एक दो बार पढ़ना चाहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि एक बार में आप इसको कर पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मंदाकिनी, चलिए बहुत बढ़िया, अब आकर के सही आ रहा है। तो आंसर देखिएगा कि क्या होता है। आंसर जो हो जाएगा वह आ रहा है 13, 10, 65 एंड 10%। तो बहुत सारे बच्चे तो खैर सही दे रहे हैं, लगता है पहले ही मैंने हिंट दे दिया क्या। तो आंसर आपका लगभग ठीक जा रहा है, सही दिशा में है, और एक अच्छा खासा स्कोर भी आपने कर लिया है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आज के प्रताड़ना का दौर हो जाएगा समाप्त थोड़ी देर में, फिर आप लोग एंजॉय करिए। आज भी क्लास नहीं, आज क्लास ख़त्म हो गई, मेरे यूट्यूब पर क्लास नहीं है। और आज मैं थोड़ा सा कुछ वर्क कर लूँगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से जो पूर्वावलोकन सीरीज शुरू हो रहा है वह मेरा ही होगा। तो आप में से भी कुछ बच्चे पूर्वावलोकन में होंगे, तो मंडे टू लेकर के मंडे टू फ्राइडे अगला पूर्वावलोकन हिस्ट्री के साथ ही चलेगा, हिस्ट्री इकोनॉमी के साथ ही चलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वह ठीक आ रहा है, आंसर बुरा नहीं है। लगभग 56% के आसपास बच्चों ने सही उत्तर दिया है, जो अच्छा माना जाएगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। यहाँ समझने वाली बात यह थी कि कहा गया कि मराठे और राजपूत एक जैसे ही थे। जैसे उत्तर भारत की राजनीति में राजपूतों ने प्रमुख भूमिका निभाई, उसी तरह दक्कन के क्षेत्र में मराठा घुड़सवार, जिसको हम बारगीर कहते थे, वह भी बड़ा प्रभावी था। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि राजपूत शासकों ने प्रारंभ से ही यहाँ पर राज्य स्थापित कर लिया था। राज्य की स्थापना करने में सफल हुए थे, अपने अपने छोटे छोटे राज्य बना लिए थे। लेकिन मराठे सब दिन लूटमार करने वाले ही रह गए, और अंततः एक राज्य की स्थापना तब हो पाई जब शिवाजी का उद्भव होता है, और 1680 में जाकर के शिवाजी भी बन पाए। जबकि शिवाजी को देखेंगे कि 1650 के बाद ही वो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उनको राज्य स्थापित करने में फिर भी 30 वर्षों का समय लग गया। तो यह क्या है? गलत हो जाएगा। कि मराठों की विशेषता रही कि मराठों ने प्रारंभिक काल से ही मजबूत राज्य की स्थापना कर ली, गलत हो जाएगा। वो राज्य की स्थापना करने में सफल नहीं रहे, जबकि इसकी तुलना में देखा जाए तो राजपूत शासक राज्य की स्थापना करने में सफल रहते हैं। तो आपने सही जवाब दिया है, तो अच्छा ही आपने सोचा होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। और ये है आपके लिए थैंक यू का बोर्ड, जिसमें आपने टेस्ट दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए क्लास में, बहुत उपकार किया। नहीं, ऐसे ही घर में कोसा जाता है कि भाई आइए हुजूर, शाहजादा शाहजादी आइए। तो खैर आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया है, और देखता हूँ फिर अगला मॉडर्न में। लेकिन टेस्ट की संख्या बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ अधिक मैटर मिल जाएंगे टेस्ट के लिए। वहाँ पर मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न हमें अधिक लिखने की ज़रूरत होगी, जब 18वीं शताब्दी से हम बाहर चले जाएंगे तो। ठीक है बच्चे, एक बार मैं लास्ट चेयर देख लूँगा। चलिए बहुत बढ़िया। छवि एक गलत हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 क्वेश्चन गलत है। चलिए संजना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना भी अगर आप सही कर पा रहे हैं, जितना बच्चे आप स्कोर दिखा रहे हैं, यह तो बहुत बढ़िया स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। इतने के बावजूद आप इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो यह एक कमाल का स्कोर है। आप खुश हो जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है इस स्कोर के साथ एक दिक्कत है बस राइटिंग वाले में। राइटिंग वाले में बच्चे के पास कंटेंट की बहुत कमी है। आज भी मैं कॉपी चेक कर रहा था, और मैंने यही देखा कि बच्चे कुछ भी लिखते दे रहे हैं, कुछ भी कहीं भी कुछ भी लिख दिया, मतलब सोच ही नहीं रहे। वो मेंटल स्टेज ही हमारा नहीं आ पा रहा है। तो कैसे मैं उसको ठीक करूँगा, मैं उस दिशा में खुद भी सोच रहा हूँ। मैं लगातार इसी पर चिंतन करता रहूँ कि कैसे बच्चों का और थोड़ा सा खास करके राइटिंग वाले में इम्प्रूवमेंट हो जाए। हो जाएगा, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। बाय एंड टेक केयर।